जब वहाँ पे कजार वंश का शासन था और उसके बाद 1924 में ब्रिटेन के समर्थन से उन्हीं कजार राजवंश के एक मिलिट्री ऑफिसर ने तख्ता पलट किया और जिसके बाद पहलवी शासन आता है वहाँ पे 1924 में। 1901 से लेके 1930 के बीच में अमेरिका और ईरान के संबंध इस तरीके के थे कि ईरानी सरकार, दोनों राजवंश अमेरिकी एक्सपर्ट्स को बुलाते थे और उनसे अपनी इकोनॉमी को मैनेज करना, इंडस्ट्री को मैनेज करना, ये सब सेवाएं लेते थे। और अमेरिकी मिशनरियां और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो थे वो यहाँ पे एक्टिव थे एजुकेशन और हेल्थ में। तो आमतौर पे ईरानी अमेरिकन को कहीं दूर बैठा हुआ कोई देश है, वहाँ पर हमारे दोस्त हैं जो हमारी मदद करते हैं, ये छवि थी। लेकिन जो दूसरा महायुद्ध होता है उसके बाद स्थितियां दुनिया भर में बहुत तेजी से बदली और कोल्ड वार, शीत युद्ध का आगाज हुआ। उसी समय ईरान में 1951 में मुसद्दिक की सरकार बनती है, वो प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं और राजा से बहुत सारे अधिकार ले लिए जाते हैं और पार्लियामेंट जो है ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और पार्लियामेंट मुसद्दिक को अपना प्रधानमंत्री बनाती है। मुसद्दिक प्रधानमंत्री बनने के साथ ही सबसे पहला निर्णय ये लेते हैं कि ब्रिटेन का जो एकाधिकार था ईरान के तेल पर, उसको उन्होंने खत्म किया और अपने तेल को उन्होंने राष्ट्रीयकरण उसका कर दिया। जो पहले एंग्लो ईरानियन ऐसा कुछ करके कंपनी का नाम था, बाद में हम उसको ब्रिटिश पेट्रोलियम के रूप में जानते। एक लंबा वो उसका वो एक तरीके से आप कहें कि चक्रवृद्धि असर होते जा रहा है, एक एक दिन, दो दो दिन, एक एक हफ्ते की ये जो चीज बढ़ रही है। आखिरी बात मैं इसमें कहना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के टाइम में या इनफैक्ट मनमोहन सिंह के टाइम में भी कुछ निर्णय ऐसे हुए। ये दोनों प्रधानमंत्री, क्योंकि हम लोग अभी की बात कर रहे हैं इसलिए उसमें लंबा भारतीय विदेश नीति में जाने की जरूरत नहीं है। 1998 में बिल क्लिंटन की यात्रा के बाद भारत और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे होते गए हैं ओवर द ईयर्स और हर प्राइम मिनिस्टर के टाइम में आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट समझौता होते होते गया है और आज की डेट में एक तरीके से हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं अमेरिका और भारत के साथ। इसके बावजूद हमारी सरकार की, इस सरकार की भी एक नीति ये रही थी कि मिडिल ईस्ट के मसलों पर या युद्ध के मसलों पर हम एक नीतिगत नैतिक स्टैंड लेते थे, मोरल स्टैंड लेते थे। भले हमारी बात का कोई असर हो ना हो, लेकिन एटलीस्ट हम लोग वो एक रिचुअल पूरा कर देते थे। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर कहते थे रूस और यूक्रेन के मसले में कि हम बुद्ध के देश हैं, हम महात्मा गांधी के देश हैं, हमारा संदेश है ये शांति से हो, डिप्लोमेसी से हो, ये हो वो। दुर्भाग्य से इस लड़ाई में भारत सरकार ने आश्चर्यजनक रूप से और गवर्नमेंट के जो सपोर्टर्स हैं कुछ बड़े लोग, जिसमें कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जेएनयू के चांसलर जो पहले फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं देश के और भी स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट, उनको आश्चर्य हुआ कि अभी कुछ समय पहले, 2-3 साल पहले ईरानी राष्ट्रपति की जब मौत हुई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में, तो हमने 3 दिन का शोक मनाया था भारत में और सुप्रीम लीडर की हत्या हो गई और हमने मतलब एक सोशल मीडिया पोस्ट भी नहीं लिखा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये, और हमने ना ईरानी जनता को कोई कंडोलेंस मैसेज भेजा। अभी लोग इस पर दिमाग लगा ही रहे थे कि सरकार क्या सोच रही है, प्राइम मिनिस्टर क्या सोच रहे हैं, जयशंकर क्या सोच रहे हैं। तब तक भारत आया हुआ एक ईरानी युद्धपोत जो कि एक कार्यक्रम में आया था, उसके पास हथियार भी नहीं थे, वो वापसी जा रहा था और वो श्रीलंका से ऐसे टर्न लेकर उसको जाना था और वहां पे उसको डुबा दिया गया और दूसरा एक जहाज जो है वो कोई टेक्निकल कारण से या जो भी हुआ होगा वो डिस्टर्ब हुआ। भारत सरकार चुप। वो
जो लोग मारे गए उसमें, और श्रीलंकन नेवी ने 32 लोगों को उसमें बचाया और दूसरे जहाज़ के सारे लोगों को बचाया, लेकिन फिर भी 132 या 140 के आसपास उसमें नौसैनिक मरे ईरानी।